कैसे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पे यार अभी तक काफ़ी सारे लोगों ने वेब थ्री के कंसेप्ट को समझा भी नहीं था और यहाँ पे ट्विटर को फाउंडर जैक डॉर्सी ने एक नए कंसेप्ट को सबके सामने रखा है जो कि है वेब 5 का। असल में जैक डॉर्सी का ये कहना है कि वेब थ्री जो है वो सिर्फ कहने के लिए डिसेंट्रलाइज है, लेकिन इसको अभी भी जो कंट्रोल है कुछ बड़े वीसीज और लिमिटेड पार्टनर्स ही कर रहे हैं। और इस स्टेटमेंट में काफ़ी बड़ी सच्चाई है। आगे हम समझेंगे कि कैसे एक्चुअल में वेब थ्री जो है सिर्फ कहने के लिए डिसेंट्रलाइज है, पूरी तरह से वो डिसेंट्रलाइज यहाँ पे नहीं है। वैसे यार जैक डॉर्सी जिस वेब 5 के ऊपर काम कर रहा है उनकी खुद की द ब्लॉक कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है और ये जो है आपको बिटकॉइन के ऊपर यहाँ पे बनाया जा रहा है, सिंगल ब्लॉकचेन के ऊपर। और ये प्योर यहाँ पे डिसेंट्रलाइज होने वाला है जिसमें असल में जो डेटा है वो पब्लिक यहाँ पे अपने ऑन करेगी, जो कि प्योर डिसेंट्रलाइज होने वाला है। अब यहाँ पे समझते हैं यार कि जो वेब 3 है वेब 5 इससे कैसे अलग है और वेब 2 से वेब 3 यहाँ पे कैसे अलग है। तो करेंट जो हम इंटरनेट का फॉर्म देख रहे हैं जिसके अंदर हम यूट्यूब फेसबुक वगैरह यूज करते हैं, ये एक्चुअली वेब 2 के अंदर आता है और इसकी सबसे बड़ी करेंट प्रॉब्लम बस एक ही है, वो है यूजर डेटा प्राइवेसी। करेंटली जो यूजर डेटा है वो कुछ बड़े सर्वर में यहाँ पे स्टोर होते हैं और उन सर्वर का कंट्रोल कुछ लिमिटेड बड़े टेक जायंट के हाथ में है, जैसे कि फेसबुक गूगल के हाथों में। और वो इन डेटा का जो चाहे वो कर सकती है, मतलब कुछ गिने चुने हाथों में इतने करोड़ों लोगों का यहाँ पे डेटा स्टोर हो रखा है, उनके पास यहाँ पे स्टोर हो रखा है। और समय समय पर आपको न्यूज़ में आप सुनते भी होंगे कि यहाँ पे फेसबुक ने इतने डेटा सेल कर दिए, इतने डेटा चोरी हो गए। और इसी प्रॉब्लम के कारण यहाँ पे वेब 3 का कॉन्सेप्ट लेके आया गया था, जिसके अंदर जो डेटा है वो एक सर्वर और किसी एक कंपनी के हाथ में ना रह के ब्लॉकचेन के ऊपर रहेगा। और जैसे कि आपको पता है ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर है, तो यहाँ पे जो डेटा है वो एक सर्वर पे ना रह के ढेर सारे यहाँ पे जो है नोड्स के ऊपर यहाँ पे डेटा रहेगा, स्टोर रहेगा। और नोड्स का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर से होता है, ब्लॉकचेन के अंदर नोड्स को जो है वो कंप्यूटर को नोड्स कहते हैं। और यहाँ पे लेकिन दिक्कत ये है कि जो वेब 3 है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक जो है ब्लॉकचेन और दूसरा है टोकनाइजेशन। तो ये तो सही है कि जो जितने वेब 3 प्रोजेक्ट है वो ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए हैं, लेकिन साथ यहाँ पे टोकनाइजेशन भी जुड़ा हुआ है। और टोकन जो है कोई भी नया अगर वेब 3 का प्रोजेक्ट आता है तो साथ में कुछ यहाँ पे टोकन भी मार्केट में रिलीज करते हैं, जिसको गवर्नेंस टोकन बोलते हैं। आप अक्सर देखते हो कि मार्केट के अंदर इतने सारे नए क्रिप्टो करेंसीज आते हैं, 18,000 19,000 जितने क्रिप्टो करेंसीज है। तो आपको लगता हो कि भाई इतने सारे क्रिप्टो क्या मार्केट में असल में काम क्या है, दो चार भी तो काफ़ी हो सकते हैं, बिटकॉइन इथेरियम बहुत है, इतने सारे क्रिप्टो की क्या ज़रूरत है। तो एक्चुअल में ये जो क्रिप्टो है ये एक जो है वो प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे जुड़े होते हैं। कोई भी एक नया प्रोजेक्ट आता है तो उनको साथ में वो टोकन भी रिलीज़ करते हैं और वो टोकन एक्चुअल में यूज आता है फर्दर जो भी उस प्रोजेक्ट के अंदर बदलाव करना होता है या फिर कुछ भी करना होता है। तो जिनके पास वो टोकन होता है वो उसको गवर्नेंस टोकन बोलते हैं, और जिनके पास वो मैक्सिमम टोकन होता है वो वहाँ पे वोट डालते हैं कि हाँ भैया सही है, इस ब्लॉकचेन के अंदर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर आप ये बदलाव कर सकते हैं, और फिर फाइनल जाके बदलाव यहाँ पे होता है। और यही सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम है। सपोज इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक कंपनी के 51% से शेयर जिनके पास 51% से ज़्यादा शेयर जिनके पास होते हैं उस कंपनी का लगभग वो मालिक होता है और जो चाहे उस कंपनी में बदलाव कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और उसको हम सेंट्रलाइज फॉर्म कहते हैं। और वहीं पर जो ये वेब 3 है इसके अंदर यहाँ पे जो टोकन आता है जिसमें भी यहाँ पे टोकन रिलीज़ किए जाते हैं, एक प्रकार से शेयर होते हैं, और जिनके पास मैक्सिमम टोकन होता है, गवर्नेंस टोकन होते हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे जो भी चाहे बदलाव कर सकता है। और जो भी नया वेब 3 का जो प्रोजेक्ट आता है उसको वीसी फंडिंग यहाँ पे मिलती है, बड़े बड़े वीसी इसको फंड करते हैं कोई भी बड़े प्रोजेक्ट को। और शुरुआत में जो वीसी होते हैं उनके मैक्सिमम टोकन अपने पास होल्ड कर लेते हैं और होल्ड कर लेते हैं, और फ्यूचर में जो भी प्रोजेक्ट के अंदर बदलाव करना होता है उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टोकन गवर्नेंस मैक्सिमम उनके पास ही होता है। तो वो चाहे जो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर बदलाव कर सकते हैं। और यहीं पे जो है वेब 3 का कंसेप्ट यहाँ पे फिर फीका पड़ जाता है, क्योंकि एक्चुअली वेब 3 का कंसेप्ट क्या आता है कि पब्लिक सब मिलकर यहाँ पे डिसाइड करेगी, सब पब्लिक हिस्सेदारी होगी, पब्लिक जो है डिसीजन लेगी कि इस प्रोजेक्ट में क्या बदलाव करना है क्या नहीं बदलाव करना है। लेकिन यहाँ पे जो टोकन होने के कारण और यहाँ पे रूल होने के कारण कि मैक्सिमम टोकन जिनके पास है वो यहाँ पे डिसीजन लेंगे, वोट डालेंगे। तो जो बड़े विशेष होते हैं वो शुरुआत में टोकन ले लेते हैं मार्केट में प्रोजेक्ट आने से पहले, और जो फ्यूचर में बदलाव जो भी वेब 3 प्रोजेक्ट के अंदर होता है वो खुद से ही कर लेते हैं, किसी पब्लिक से नहीं पूछते हैं। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है वेब 3 की करेंट। ब्लॉकचेन के ऊपर तो है वेब 3, और लेकिन जो टोकन होने के कारण जो है डिसीजन मेकिंग में पब्लिक का कोई यहाँ पे रोल नहीं होता, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं किसी भी वेब 3 प्रोजेक्ट के अंदर, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो यही सबसे बड़ी यहाँ पे दिक्कत है। और ये जो जैक डॉर्सी है इसको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए वो नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वेब 5 का, जो कि बिटकॉइन के ऊपर यहाँ पे डिप्लॉय होगा उनका ये प्रोजेक्ट, और उनकी कंपनी द ब्लॉक्स के ऊपर यहाँ पे काम कर रही है, जिसके अंदर कोई टोकन यहाँ पे जुड़ा नहीं होगा, जो एक्चुअल में जो है यहाँ पे वेब 5 के अंदर प्योर डिसेंट्रलाइज फॉर्म होगा। और जो है
एक्चुअल में जो पब्लिक है वो अपने डेटा को यहाँ पे ऑन करेगी। तो ये बेसिक जो है वेब 5 का कॉन्सेप्ट है, जो एक्चुअल में प्योर डिसेंट्रलाइज है। असल में यार देखो, जो ब्लॉकचेन भी कहने के लिए बहुत सारे आपको मार्केट में देखेंगे, लेकिन ब्लॉकचेन जो भी है प्योर डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन तभी होते हैं जब उनके वैलिडेटर्स बहुत बड़े मात्रा में होते हैं, या फिर जो माइनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, पूरे दुनिया में फैले होते हैं। जैसे कि बिटकॉइन लेंगे तो बिटकॉइन के जो माइनर है पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, अमेरिका में भी है, इंडिया में भी होंगे, बगल में रसिया में भी है, काजिकिस्तान, पाकिस्तान जैसे ठंडे इलाका में सब माइनर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। इथेरियम जैसे देख सकते हैं सेकंड नंबर है, ये भी जो है इस ब्लॉकचेन को भी बताया जाता है सबसे सिक्योर है, क्योंकि इसके जो वैलिडेटर है, जो माइनर है, वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा वैलिडेटर है। और एक ब्लॉकचेन के जितने ज़्यादा वैलिडेटर होंगे अलग अलग जगह पे, वो उतना सिक्योर ब्लॉकचेन होता है। क्योंकि जो है अगर लिमिटेड वैलिडेटर होंगे तो वो अपने हिसाब से डिसीजन ले लेंगे। एक प्रकार समझ सकते हैं कि एक रूम के अंदर बैठ के 10 वैलिडेटर एक ब्लॉक को अगर ऑपरेट कर रहा है, और एक ब्लॉकचेन है जिसके वैलिडेटर एक इंडिया में, अमेरिका में, दुनिया के 200 देशों में बैठे हुए हैं, तो ज़्यादा आसानी से किसी भी ब्लॉकचेन को टेम्पर किया जा सकता है। जिसके वैलिडेटर एक रूम में बैठे हुए हैं वो चाहे तो किसी ट्रांजेक्शन को वैलिडेट कर सकते हैं, किसी ट्रांजेक्शन को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जिसके वैलिडेटर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उन सब वैलिडेटर को एक साथ मनाना कि भैया इस ट्रांजेक्शन को ऐसा फ्रॉड यहाँ पे कर सकते हैं, वो थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए जिस ब्लॉकचेन के वैलिडेटर्स और माइनर्स लिमिटेड होता है, वो उस ब्लॉकचेन को कम सिक्योर माना जाता है, क्योंकि उसमें लिमिटेड वैलिडेटर होने के कारण उनको यहाँ पे मैनिपुलेट टेम्पर आराम से किया जा सकता है। और इसी दिक्कत यही जो प्रॉब्लम है जिसके ऊपर यहाँ पे जैक डॉर्सी बात कर रहे हैं, कि जो एक्चुअल में कहने के लिए जो ब्लॉकचेन और वेब 3 है वो प्योर डिसेंट्रलाइज अभी भी नहीं है, क्योंकि इनके जो टोकन्स होते हैं वो लिमिटेड बड़े लोगों के हाथ में होते हैं, जो बड़े अमीर लोग हैं, वीसी जिनको बोलते हैं, और वो अपने हिसाब से उस प्रोजेक्ट को यहाँ पर ऑपरेट करता है। तो आप बताओ यार, आपको क्या पसंद है? करंट वेब 2 का फॉर्म पसंद है, या फिर वेब 3 पसंद है, या फिर जैक डॉर्सी वाला वेब 5 पसंद है? कमेंट में बताना। बाकी ऐसे क्रिप्टो बने रह सकता है। आज का इतना ही, बाय बाय।